होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। और देखते रहिए ये अल्फा पार्टिकल्स आपके पास डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग स्टार्ट। एटम है ना, दुनिया की जो सबसे छोटी चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, तो एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी ओपिनियन दिया हुआ था। एटम ये है, एटम वो है, एटम ऐसे है, एटम वैसे है, एटम ऐसे है। तो सारे लोगों की बात तो नहीं सुनते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात सुनते हैं कुछ लोगों की और आगे बढ़ते चलते हैं, उनकी बारे में वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एटम के बारे में अपनी राय प्रकट किया था, उनका नाम था जे नेगेटिव चार्ज है। और इस तरीके से हो कि पूरा का पूरा जो एटम है वो क्या हो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब अगर पूरे इकट्ठा देखा जाए तो ये एटम क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। मतलब वाटरमेलन को क्या मान लिया? पॉजिटिव चार्ज। और उसके अंदर जो सीड्स थे, जो बीए थे, उसको क्या मान लिया? नेगेटिव चार्ज। उसके अंदर उतने नंबर ऑफ बीए होंगे जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसके बारे में सबसे पहले बात किसने बताया था? 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको नाम जे थॉमसन के नाम से मॉडल ये फेमस है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये बहुत फेमस थे भाई साहब आपके पास, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये इन्होंने कब बताया था? 1911 में भी इन्होंने अपना एक राय दिया था एटम के बारे में। इसके बाद आएंगे आपके पास एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोहर, नील बोहर। 1913 मतलब जस्ट 2 साल बाद, है ना, जब वो रदरफोर्ड कुछ कह चुके थे, कहने के 2 साल बाद इन्होंने उनकी कमियों को दूर किया। किसकी कमियों को दूर किया? रदरफोर्ड जी की कुछ कमियां थी जिनको नील बोहर ने दूर किया। एटम का अगला कॉन्सेप्ट दिया था नील बोहर ने। उसके बाद अगर आएंगे, बस आपको यहीं तक भी फिलहाल पढ़ना है, लेकिन उसके बाद भी आएंगे तो स्कॉडेंजर एक अब साइंटिस्ट थे, अर्नोल्ड समरफील्ड। ये भी इन्होंने भी 1916 में इन्होंने भी एटम की कुछ नई कहानियां सुनाई। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक और भी साइंटिस्ट थे स्कॉडेंजर, कहाँ गए? एरविन स्कॉडेंजर। इन्होंने भी एक एटम की पूरी भूमिका बताई, एटम कैसे होता है, क्या होता है। मतलब एटम की जो कहानियां हैं, हम लोग तो लगता है कि बोहर तक आकर के समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है ना। इसका एक चेन चलता गया चलता गया चलता गया और हम लोग आज फाइनली बात कर रहे हैं इन्हीं के मॉडल के आधार पर। तो आज हमारा जो मेन टारगेट होगा वो पहला एक्सपेरिमेंट होगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। प्लीज बात नहीं तो ध्यान देंगे आप सब लोग। रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। इन्होंने एक यहां पर एक अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा। अभी बनाइए नहीं प्लीज, जब बोलेंगे तो लिखिएगा आराम से, पहले समझिए। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा जहां से अल्फा पार्टिकल निकले, एमिट हो। या एक छोटा सा स्लिट रख लिया, एक छोटा सा होल कर दिया, लेड का प्लेट है और यहां छोटा सा होल कर दिया कि अल्फा पार्टिकल इसी होल से पास होते हुए जाए। फिर यहां पर एक लगाया है गोल्ड फॉयल, मतलब गोल्ड का एक पतली सी झिल्ली लगाई जिसकी लगभग थिकनेस बहुत कम थी, लगभग 10⁻⁻8 मीटर, बहुत बहुत पतली। और साथ में एक स्क्रीन था। इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, ZnS। इसके ऊपर किसकी कोटिंग थी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। बेसिक क्राइटेरिया इनके पास ये था। क्या किया इन्होंने? पहली कहानी कि इन्होंने गोल्ड का फॉयल ही क्यों लिया, पहला क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपका एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, भैया ये गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज किए? कोई बच्चा बता सकता है? सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो बहुत ज्यादा मेलेबल होता है। बहुत ज्यादा मेलेबल का मतलब, मोस्ट मेलेबल का मतलब, उसको कितना भी आप पीट लो टूटेगा नहीं। टूटने के बजाय वो क्या होगा?
बहुत पतले थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाईली मेलेबल होने के वजह से उन्होंने क्या यूज किया था, गोल्ड फॉयल यूज किया था। वेरी गुड। अब यहां से जो अल्फा पार्टिकल गई बेटा, यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकली, निकलने के बाद क्या पाया, ये अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड हो गए। और चूंकि हम लोग जानते हैं ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है, अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे जा रही है, तो कुछ तो कारण होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है किसी एंगल पर, तो बिना किसी वजह से तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ यहां पर भी कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे जिसके वजह से वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा ना। उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया और क्या पाया, इन्होंने क्या पाया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब देखो बेटा अल्फा, यहां अल्फा पार्टिकल्स यहां से गए और स्कैटर्ड हुए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, और जब स्क्रीन को हिट किया तो यहां एक स्मॉल स्मॉल स्किंटिलेशन दिखाई दिया, ग्रीन ग्रीन टाइप का इफेक्ट दिखाई दिया। जहां इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता था वहां हरे रंग की एक चमक आ जाती थी। यहां गया हिट किया चमक, यहां गया हिट किया चमक, चमक 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 ऐसे चमकता रहता था। जहां जहां हिट करता था वहां वहां चमक। तो देख के समझ में आ जाता, अरे यहाँ पे हिट किया, अरे यहाँ पे हिट किया, अरे यहाँ पे हिट किया। तो एक आइडिया लगा भाई कि अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। चलिए भाई साहब कर लिया इन्होंने। प्लीज बात नहीं बेटा, बात नहीं, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और सिंपल है, आपको पूरा का पूरा नंबर दे के जाएगा। चलिए इन्होंने जब हिट किया तो क्या हुआ, इसमें इन्होंने जब हिट किया तो क्या हुआ उसकी बात करते हैं। प्लीज बात नहीं, क्या पाया इन्होंने, देखो हिट किया तो क्या मिला, ये अल्फा पार्टिकल्स जा रही थी ऐसे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेटा देखो एकदम सीधा सीधा चले गए, कुछ नहीं हुआ उनके साथ, एकदम सीधा गई थी, एकदम सीधा सीधा चली गई। देखो एकदम सीधा गई थी, सीधा सीधा चला गया क्या, है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा चले गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या यहां पर, सीधा चला गया। इसका मतलब होता है, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। बहुत एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस क्या है, एम्प्टी, जहां कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, पहला समझ में आया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे गया, सीधा चला गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस वहां क्या है, खाली है। चलिए ठीक है, फिर देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स, यहां देखो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन होने लगा। ये देखो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, यहां पे देखो, ये देखो कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होने लगा, जिसका एंगल 90 डिग्री से कम है लगभग। ये क्यों हो रहा है, अल्फा पार्टिकल था पॉजिटिव, और इसका मतलब अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो पक्का इस एटम के बीचों बीच में या कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन बताया कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक सेंट्रल रीजन है जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा होगा, पॉजिटिव रीजन होगा, जिसके वजह से ये डिफ्लेक्शन आपके पास दिखाई दे रही है। देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा ना, डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन की नहीं बात करते, अभी मान लेते हैं न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी deflection. What it indicates, it indicates that most of the space in an atom is empty. Second one, some of the alpha particles deflect at a smaller angle, which shows that there is some positive region which is known as the nucleus, due to which the electrostatic force of repulsion is occur, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अच्छा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देखो बहुत कम 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब उनमें भी एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है, 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होता है जो जाता है और टकराता नहीं है, उसी रास्ते से वापस चला आता है, दिख रहा है।
1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कभी भी एक दूसरे से पॉजिटिव पॉजिटिव टकराएंगे नहीं, आए इनको रिपल कर दिया इतने दूर से ही। ये ऐसे आ रहा था, ये यहां पॉजिटिव था, ऐसे आया यहां तक आया, इनको फिर वापस भेज दिया, तुम जाओ। ये कितने होते हैं? 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल्स होता है जो अपने पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाता है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन बना? इससे कंक्लूजन बना, एकदम कंफर्म हो गए कि इस एटम के कोर रीजन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, समझ में आया? और कंक्लूजन थे, समझ में आया? तो पहला कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज ड्यू टू विच, हाँ, ड्यू टू विच अल्फा पार्टिकल सो नो डिफ्लेक्शन, है ना। और उसके बाद सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री से कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जिसको बोलते हैं 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस देयर ओन पाथ। ये तीनों जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल रीजन, सेंट्रल पॉजिटिव रीजन विच इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बात समझ आ गई? यस नो? अब इसमें हम लोग को अभी और डीप चलेंगे, अभी इसमें हम लोग अभी तो बस इसका भी कंक्लूजन वगैरह पढ़ा। चले आगे बढ़े, तो पहला हेडिंग लिखो, चलो कुछ लिखते भी चले। हेडिंग लिखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और आप ये फिगर पहले बनाओ, पहले ये वाला फिगर बनाओ। कौन छी छी किया पड़ा है भाई साहब? ठीक है, पहले ये वाला फिगर बनाइए आप लोग, ये वाला फिगर बनाइए। लो ये जो दिख रहा है सामने वो बनाओ, फटाक से बनाओ। स्किंटिलेशन, एक चमक आ रही है, एक रास्टर आ रही है। अब जैसे हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी को, तो देखते हैं एक्चुअली होगा क्या इसमें। देखिए ये आपके पास एक्चुअल ये कहानी होती है, आपके पास ये आपके पास न्यूक्लियस है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स को यहां से हम अलाउ करते हैं, भेजते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल को यहां से हम लोग सेंड करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात नहीं तो क्या होगा? चल भैया, हाँ ठीक है। तो देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल्स के अंदर आपके पास डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ही कुछ सीधे सीधे निकल गए, और जितने नजदीक आएंगे उनका डिफ्लेक्शन आपको उसी हिसाब से ज्यादा होते हुए दिखाई देगी। देखिए जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स यहां आ रहे हैं उसी हिसाब से इनका डिफ्लेक्शन भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। जितने नजदीक आएंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा और ज्यादा होगा। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा, देखिए देखिए देख रहा है, जितने नजदीक आएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। हाँ कोई बात नहीं, बहुत एकदम बीचों बीच से अगर ये अल्फा पार्टिकल हिट किया होता तो सीधा चला गया होता। तो क्या ये फिगर अभी इससे पहले हम लोगों ने यही देखा ना, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए ये एकदम सेम चीज है जो अभी हमने आपको समझाया है, अभी कोई नथिंग डिफरेंट कुछ है नहीं, डिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यही आ गया, छोड़ देते हैं सेम चीज, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब आगे और इसके बारे में हम लोग डीप बात करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। से दिया गया था, सिर्फ रदरफोर्ड जी ने इसका बारे में नहीं बताया था, दो और साइंटिस्ट थे, जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, MARSDEN, मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये दोनों लोगों ने भी रदरफोर्ड के साथ हाथ बटाया था, तब रदरफोर्ड इसमें सफलता हासिल कर पाए थे। तो सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है, जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करिए, तो बच्चे कहते हैं ये तो हम पढ़े ही नहीं, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो इस नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के आगे जो आपने हेडिंग लिखा था उसके आगे लिख लीजिएगा, और जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। अब फिगर बना लिए हैं, अब इसके अंदर पहला हेडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन,
क्या क्या आपने पाया? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, जाइजर, GIEGER, जाइजर एंड मार्सडन, MARSDEN, जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन, क्या पहला ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दिया था इस एक्सपेरिमेंट में, बताइए? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लिखिए पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection। दूसरा आपने क्या पाया? कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो लिखिए नेक्स्ट, second point, second observation, some of the alpha particles were deflected through small angles, some of the alpha particles were deflected through small angles, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज लेस देन 1 डिग्री। 1 डिग्री से भी कम का डिफ्लेक्शन होता है ना, दैट इज लेस देन 1 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, फ्यू, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स है जो 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और 8000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो जिस रास्ते से जा रहा होगा उसी रास्ते से वापस आ रहा होगा। तो लिखिए, फ्यू alpha particles deflect at an angle greater than 90 degree, at an angle greater than 90 degree, that is 1 in 8000, sorry ऐसे लिखो, one of the alpha particle in 8000, one of the alpha particle in 8000 will retrace their path, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज angle of deflection is 180 degree। Next point, the number of alpha particles per unit area, बात नहीं बेटा, हाँ 4th point, the number of alpha particles per unit area n theta, ऐसे n theta, n ब्रैकेट में लिखिएगा n theta, that reaches the screen at an scattering angle theta, were found to vary as n theta is equal to 1 upon sine to the power 4 theta, थीटा बाई 2 नॉट थीटा, यहाँ पे होगा 1/4 साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हिट हो रहे हैं वो इस रिलेशन से आपको पता चलता है। जैसे जैसे ये देखो एंगल 90 डिग्री से आप ज्यादा होते चले जाओगे
तो क्या होते जा रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा, 90 डिग्री से कम आ रहा है एंगल, तो उस समय उसकी वैल्यू क्या रह रही है, ज्यादा रह रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर हिट कर रहा होगा पर यूनिट एरिया स्क्रीन पर। ठीक है, अब पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, फिर से सुनो। पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड था सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट एट एन स्मॉल एंगल लेस देन 1 डिग्री। थर्ड था few of the alpha particles deflect at an angle greater than 90 degree, that is 1 in 8000 will retrace their own path. चौथा था कि number of alpha particles per unit area, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहा है वो किसके वेरी कैसे वेरी कर रहा है, 1/sin टू द पावर 4 θ/2 वाले फॉर्मूले से वो वेरी कर रहा है और इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए बना लीजिए, इसको लिख लिया, इसको फॉर्मूला को लेकर के छोटा सा बगल में ग्राफ बना लीजिए चौथे वाले ऑब्जर्वेशन में। अब इन चारों ऑब्जर्वेशन के आधार पे कुछ कंक्लूजन बनेगा, कुछ रिजल्ट बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, बन गया, n थीटा इज इक्वल टू 1/sin टू द पावर 4 θ/2, n थीटा इज इक्वल टू, n थीटा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। चलिए अब इसका अगला हेडिंग लिखिएगा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या होगा बताओ, अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस नहीं। चलिए लिखिए पहला कंक्लूजन, most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection, it indicates most of the space in an atom is empty. It indicates most of the space in an atom is empty. Next, point number second, the alpha particles which travel towards the atom, the alpha particle which travel towards the nucleus, get retarded due to electrostatic force of repulsion, repulsion. Next, point number 3, alpha particles being positively charged and having large mass as compared to electron an electron could only be deflected backward by some large repulsive force,
large repulsive force which is done by the positively charged core, which is done by the positively charged core known as the nucleus of an atom, known as the nucleus of an atom. Point number 4, electron being very light do not affect the alpha particles. Do not affect the alpha particles. तो क्या क्या था चारों? पहला कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्या था? एम्प्टी था. क्यों? उसी वजह से आपके पास ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था? सीधा सीधा चला जाता. दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस कर रहे थे, मतलब उनकी मोशन क्या हो रही थी? धीरे धीरे जाते जाते क्या हो रही थी? रिटार्डेशन हो रही थी. रिटार्डेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल कोर रीजन है विच इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. वो भी कैसा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से. तीसरा था कि यहाँ जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो भी किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? चूंकि इलेक्ट्रो, आप देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. चूंकि अल्फा पार्टिकल्स का मास जो होता है बड़ा हैवी होता है अल्फा पार्टिकल. अब हैवी मास को हटाने के लिए फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा? हैवी. और हैवी फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के बीच में रखता है. इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इसके चारों तरफ एटम में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत हल्के होते हैं. क्या वो अल्फा पार्टिकल्स को रोक सकता था? नहीं रोक सकता था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो बहुत जो ज्यादा है वो, अगर जैसे चींटी अगर हाथी पे गिर जाए तो कुछ होगा? नहीं होगा. लेकिन हाथी चींटी पे गिर जाए तो कुछ होगा? वही काम होता है कि अल्फा पार्टिकल चलते चला जाता है और इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं. समझ में आया? तो ये 4 ऑब्जर्वेशन थे और कुछ कंक्लूजन्स थे. समझ में आया सबको? अब इसका भी हम लोग आगे भी बहुत कुछ बचा हुआ है, कल हम लोग आगे क्लास में देखेंगे. ठीक है, 1 मिनट बेटा, सब लोग अभी कोई काटेगा नहीं.